हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जीके जिस के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आपको मैं आज बता दूं कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक लाए हैं जो कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ामों से टकराते हैं। तो चलते हैं, आज उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं बच्चा संसद के बारे में। ठीक, तो संसद में जैसे मान लीजिए किसी देश का जो है, किस देश की कौन सी संसद है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। बात करेंगे कि नेपाल की संसद क्या कहलाती है, तो वो आपकी राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की, यानी नेपाल की संसद को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। वही अगर बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो उसकी संसद को हम जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की संसद को शूरा नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया के तो पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। वही अगर भारत के बारे में देखेंगे कि भारत की संसद को क्या कहते हैं, तो भारत की संसद को संसद ही बोलते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं और स्पेन की संसद को कार्टेस बोलते हैं। ड्यूमा ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपका डबल टेबल स्टार लगा लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ब्रिटेन की संसद क्या कहते हैं, तो पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, ईरान को मजलिस, ये भी बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान की डायट कहते हैं, ये भी बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमने जो स्टार लगाए हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। इजराइल का नेशट, ये भी जो है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशट भी जो है बहुत पूछा जाता है। और बात करेंगे कि चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स। फ्रांस की नेशनल असेंबली और मलेशिया का दिनार, वही यूएसए के क्या बोलते हैं, कांग्रेस। तो यहाँ पे संसद का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ये है, ख़त्म होता है। अब बात करेंगे ट्रॉफी के बारे में कि कौन से ट्रॉफी हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि फुटबॉल ट्रॉफी, कि फुटबॉल ट्रॉफी में किस जो है कौन सा कप किस ट्रॉफी में आता है। जैसे कि फीफा कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से, रॉबर्ट्स कप ये फुटबॉल संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये जो है आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। वही नेहरू गोल्ड कप की बात करेंगे तो फुटबॉल संबंधित है और यूरो कप भी इम्पोर्टेंट है फुटबॉल कप से। एशिया कप ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, और ये किस कप से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि एक तो होगा फीफा कप हो गया, डूरंड ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, रॉबर्ट्स ये बच्चा आपका इम्पोर्टेंट है, और संतोष ट्रॉफी और ये यूरो ट्रॉफी। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फुटबॉल से आने की संभावना रखते हैं। अब बात करेंगे हॉकी के बारे में। ठीक है, जो कि ये राष्ट्रीय खेल भी है। आपका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका हॉकी है। ठीक है, बात करेंगे इसमें कौन सा कप देखते हैं, कौन कौन कप आते हैं। आगा खां कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ठीक, सीनियर नेहरू हॉकी ट्रॉफी, ये इतने जो है आपका हॉकी से संबंधित हैं। बात करेंगे क्रिकेट से। क्रिकेट में ईरान ट्रॉफी, दिलीप देवधर ट्रॉफी वेरी इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। सीने नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और ट्रॉफी आईसीसी ट्रॉफी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे शतरंज से, बैडमिंटन से और टेनिस से। शतरंज के बारे में बात करूँगा तो खेतान ट्रॉफी, स्विफ्ट विश्व कप, ठीक, ये किससे है, शतरंज से है। बैडमिंटन के बारे में बात करेंगे तो उबेर कप और थॉमस कप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी ट्रॉफी नहीं याद करो, लेकिन ये बैडमिंटन का ट्रॉफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा यही जो आपका कप है जो बार बार पूछते हैं घुमा घुमा के, तो ये इंपॉर्टेंट रखना, याद करना रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम की दृष्टि से। टेनिस के बारे में बात करेंगे तो उसमें डेविस कप है, विम्बलडन ट्रॉफी और ओपन फ्रेंच है। ठीक, ये होगा आपका टेनिस संबंधित। अब बच्चा बात करेंगे कुछ रेखाएं के बारे में। आपको जैसे हमने वीडियो में बताया है कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ही आसानी से आपको कवर हो जाएंगे। बहुत ही आपको इन्हीं टॉपिक में से कम 2-3-4 नंबर आराम से आपके कवर हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं टॉपिक बहुत ही डीप होते हैं और बहुत ही छुपा रुस्तम होते हैं। ठीक है, इनको कोई भी बच्चा गौर नहीं करता है कि ये भी पूछा जाएगा, लेकिन ये जो है बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे बात करते हैं कि समान दाब वाली रेखा क्या कहलाते हैं, तो वो आपको आइसो बार के नाम से जानते हैं। समवर्षा वाली रेखाएं आइसो हाइट के नाम से जानते हैं। समलवण रेखाएं
ये आपका आइसोलाइन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली क्या कहते हैं, इसको आइसोथर्म बोलते हैं, एक तापमान वाली। और बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र क्या कहते हैं, कंट्रोल लाइन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहते हैं कंट्रोल कहते हैं। और समान दाब आइसोबार कहते हैं। सम वर्षा वाली रेखाएं आइसोहाइट और सम लवण वाली आइसोलाइन कहते हैं। ये तीन जो है, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं वर्षा पर निर्भर खेती। इस पर देखते हैं क्या होता है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो पूछा जाएगा कि भारत की कौन सी खेती है, मिश्रित है कि सामान है, कैसे है, तो आपको बोला जाएगा मिश्रित खेती। अच्छा, अब ये बन गया एक क्वेश्चन, ये और एक क्वेश्चन बनेगा कि मिश्रित खेती में क्या क्या आता है। तो एक आपका कृषि आएगा और एक आपका पशुपालन आएगा। ये जो है आपका मिश्रित खेती में आते हैं। एक वर्ष में 4 बार जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं, उसे रेली खेती। अब बच्चा बता दें कि ये पॉइंट जो है आपको किस में कवर करेंगे, यानी किस एग्जाम में आ सकते हैं। जो आपका एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम है, जैसे टीए है, ठीक है, एसटीए है, ठीक है, डीएचओ है, एएफओ है, इफको है, इन सभी एग्जामों में जो है ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। एक वर्ष में 4 बार जो खेती होती है उसे रेली खेती बोलते हैं। फसल के साथ फल फूल सब्जी चारा उत्पादन क्या कहते हैं, कृषि वानिकी खेती। ठीक, क्या कहते हैं उसके, कौन सी खेती कहते हैं, कृषि वानिकी। किसके साथ साथ, यानी फल फूल सब्जी और चारा उत्पादन के साथ साथ ये खेती होती है। पर्वत ढालों पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, पट्टीदार, सीढ़ीदार और समोच्च कृषि। ये किस पर की जाती है बच्चा, तो पर्वत वाले जो अपने होते हैं ढाल वाले, तो उस पर जो है ये खेती आपकी की जाती है। ठीक है, अब बच्चा बात करेंगे कि वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसमें 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो आपका 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 0.03% पाया जाता है। आर्गन के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 0.90% पाया जाता है। अब बच्चा बात करने वाले हैं कि देश की मुद्रा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, देश की संस्कृति को पढ़ाया, ठीक, आपको सामान दाब रेखाएं वाला बताया, कुछ आपको वायुमंडल के बारे में बताया और भी अच्छी जानकारी दी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ देशों की मुद्रा पर, कि कौन सी किस देश की मुद्रा है। जैसे बात करेंगे, ईरान की मुद्रा आपका टोमान है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जापान की मुद्रा आपका ये एन है और म्यांमार की मुद्रा आपका क्यात है। वही रूस की मुद्रा के बारे में बात करेंगे तो आपका रूबल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। चीन की मुद्रा आपका युआन या रेमनबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्राज़ील का रियाल है और मलेशिया का रिंगिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला ये आपका बोलीवर है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड है। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है आपका, दिनार है। वही भारत की बात करेंगे तो रुपया, और नेपाल ये भी आपका रुपया है। और अमेरिका के डॉलर की पैसे की बात करेंगे तो आपका क्या है, डॉलर है। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंटों की ओर, जो कि कुछ नहरें हैं, विश्व की नहरें। इसमें बात करेंगे कि जो ये नहरें दिए हैं, तो इस नहर का मतलब ये है कि किस किस से जोड़ता है। जैसे कि सू नहर किससे जोड़ता है, यूएसए में सुपीरियर झील को ह्यूरांग झील को जोड़ती है। कौन सी नहर, सू नहर। वैसे स्वेज नहर के बारे में बात करेंगे तो ये मिस्र में है, जो कि लाल सागर को आपका भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर कहाँ पड़ती है, पहली बात तो मिस्र में पड़ती है और वहाँ के लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा शहर के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कैरिबियन सागर में या प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बात करेंगे कील नहर, तो यह उत्तरी सागर को आपका बाल्टिक सागर से बीच को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर, ये आपका मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। कोटा नहर, तो ये आपका स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। तो ये आपके कुछ नहरें के बारे में था। बात करेंगे अब समाधि स्थल के बारे में, वो किससे संबंधित है। राजघाट और महात्मा गांधी किससे संबंधित है, राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है, राजघाट में। बच्चा आपको मैंने जो बताया है कि इसमें हमने क्या किया कि आज इसमें 5-6 टॉपिक रखा। क्यों, क्योंकि हम सोच रहे थे कि आपको इतने दिनों के बाद जो वीडियो मिल रही है तो ऐसी वीडियो आपको मिले ताकि जो है आपको क्या हो,
यानी जो लॉस हुआ है दिनों का, तो वो जो है आपका 4-5 नंबर जब एक ही वीडियो से कवर करेंगे तो कुछ आपको राहत मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी और आपको भी मिल जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग क्या लाए हैं कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक जहाँ से जो है आपके सवाल उठने वाले हैं। बात करेंगे कि महात्मा गांधी का स्थल क्या है, तो राजघाट है। वही जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो शांति है, शांतिवन है। चौधरी चरण सिंह, तो इसको आपका किसान घाट में इसकी समाधि स्थल है। और B.R. अम्बेडकर की बात करेंगे तो चैत्र भूमि का जो है अम्बेडकर है। जगजीवन राम के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर स्थल है, आपका समता स्थल, वहाँ पर है आपका समाधि है, ठीक है। मोरारजी देसाई का समाधि कहाँ पर है, तो वो आपका अभय घाट पर है। लाल बहादुर शास्त्री, तो ये आपका विजय घाट पर है। और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे तो वो आपका शक्ति स्थान पर है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां के बारे में। जैसे मान लीजिए फजल अली आयोग, ये किस संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फजल अली आयोग। बलवंत राय मेहता समिति से किससे संबंधित है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो कि सबसे पहले राजस्थान में और किस जिले में, तो नागौर जिले में हुआ, ठीक। नरसिम्हन समिति, ये आपका बैंकिंग सुधार संबंधित है। शिवरमन समिति, ये आपका नाबार्ड संबंधित है, जो कि आपका 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में जो है इसकी जो है आपका स्थापना हुई थी नाबार्ड की। सहकारिता आयोग की संबंधित है, तो केंद्र और राज्य से संबंधित है, यानी केंद्र और राज्य से जो संबंधित है सहकारिता आपका आयोग है। तेंदुलकर समिति, ये आपका गरीबी निर्धारण से। अलग समिति, ये गरीबी मापन में से संबंधित है। चलैया समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत पूछा जाता है, ये आपका कर सुधार से है। माधव गाडगिल समिति आपका पश्चिमी घाट से है। और उर्जित पटेल की समिति, ये आपका मुद्रास्फीति से है। अच्छा, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फजल अली आयोग हो गया, फिर त्रिस्तरीय ये हो गया आपका बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका शिरोमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तेंदुलकर समिति, ये इंपॉर्टेंट है। और चलैया समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। इंपॉर्टेंट तो इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारी समितियां नहीं हैं। हमने जो आपका इंपॉर्टेंट हमको लगी कि ये इंपॉर्टेंट है, उन्हीं समितियों को हमने रखा है। तो ये ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा भी अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको थोड़ा भी तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कोई एग्ज़ाम मतलब कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती है ना। अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से मिलती है तो उसमें थोड़ा आपका मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें जो भी हम कंटेंट या पॉइंट लाए हैं, तो ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे रख दिए हैं सर, तो नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो उन्हीं को इस वीडियो में जो है उन्हीं पॉइंट को रखा गया है। बात करेंगे सिंचाई क्षेत्र के बारे में। जैसे कि भारत से सबसे ज़्यादा क्षेत्र नलकूप क्षेत्र है, कहाँ पर है, यूपी में। अगर भारत के बारे में बात करेंगे कि यूपी जो है किससे सबसे ज़्यादा सिंचती है, तो नलकूप से फर्स्ट नंबर पर है। सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है कौन सी, गंगा और हरिद्वार में, ठीक। गंगा हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदानी भाग में। गंगा नदी पर बसे शहर देख लीजिए, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, पटना, वाराणसी और भागलपुर। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बच्चों, अब आपको मैं वादा करता हूँ कि कंटिन्यू ये जो है आपका कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि कुछ समस्या हो जाने के कारण जो है मैं वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन अब जो है ये आपकी कंटिन्यू वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक को हम एक आपको लाएंगे छोटे टॉपिक में, ताकि आपको जो बीच में गैप हुआ है, छुट्टियां हुई हैं, तो वो जो है आपको कवर हो जाए। फिर जो है आपको मैं यूपी स्पेशल के बारे में जो सीरीज चल रही थी, उसको मैं जो है 10-5 दिन में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल लैंग्वेज से जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।